हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो बेटा, जो हमने पहले प्रकाश का परावर्तन समझा, प्रकाश क्या होता है वो, उसके बाद हम यहाँ पर जो परावर्तन था वो परावर्तन, जैसे हमने दर्पण की बात की थी, तो दर्पण बेटा दो प्रकार के होते हैं, समतल और गोलीय दर्पण। तो हमने पहले समतल दर्पण की जितनी भी बातें थीं वो हमने पढ़ ली थी। आज हम बात करने वाले हैं गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। यानी गोलीय पृष्ठ होते हैं, उनसे भी प्रकाश टकरा करके वापस लौटता है। तो उसको मैं आपको समझाता हूँ क्या है यहाँ पर, समझ में आ रहा है। तो मैं आपको वो चीज़ यहाँ पर, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्फेरिकल सरफेस। तो आगे देखिए, गोलीय दर्पण है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दी जाए, या तो चांदी की पॉलिश कर दी जाए, कलई कर दी जाए, तो प्राप्त गोलीय दर्पण कहलाता है। तो प्राप्त उपकरण क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी कहने का मतलब है गोलीय दर्पण किसी एक गोले के कटा हुआ भाग होता है जिसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अर्थात ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होती है गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण निम्न दो प्रकार के होते हैं। यानी गोलीय दर्पण हैं वो बेटा हमारे निम्न यानी दर्पण का मतलब होता है कि ये स्लैब ऑफ कांच होता है लेकिन पतला थिन होता है। इसकी एक सरफेस पर या तो लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाए या चांदी की कलई कर दी जाए, तो ये क्या बन जाता है, मिरर बन जाता है। ये चाहे समतल दर्पण हो चाहे गोलीय दर्पण हो। अब समतल दर्पण में तो हमारा एक ही टाइप था, अब यहाँ गोलीय दर्पण में हमारे दो टाइप हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। तो पहले अवतल दर्पण को इंग्लिश में समझते हैं कि इंग्लिश में से क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। अवतल दर्पण को बेटा क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। तो यहाँ समझना है वह है गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात परावर्तक दबे हुए पृष्ठ से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे इसका डायग्राम दे रखा है, यानी कोई दर्पण ऐसा है जिसका जो परावर्तक सरफेस है वो दबा हुआ तल होता है, अंदर वाले परावर्तन उससे होता है दबे हुए तल से, और बाहरी जो सतह होती है वो परावर्तक पृष्ठ का काम करती है। तो ये देखो, यहाँ से रे आई और टकरा करके ऐसे चली गई, तो ये कहलाया गया हमारा अवतल दर्पण। ये बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से यहाँ पर है हमारा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में भी यहाँ पर ये जो, जैसे मान लीजिए ये गोला है, इसका ये भाग काट करके इधर रख दिया जाए तो ये तो बन जाता है अवतल, और ये यहाँ पर खींच करके ये उठा के यहाँ रख दिया जाए, इधर कलई कर दी जाए, तो ये क्या बन जाता है, उत्तल दर्पण। तो यहाँ से टकरा करके आती है और ये लौट जाती है। तो यहाँ पर जितनी भी इमेज बनती हैं वो आभासी होती हैं, आभास करते हैं, वास्तविक नहीं होती। ये बात समझ में आई। अब बात है बेटा गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। यानी गोलीय दर्पण को समझने के लिए कुछ परिभाषाएं हमें आती हैं। जैसे दर्पण का द्वारक, जो द्वारक होता है, द्वारक का मतलब होता है कि ये जो लाइन होती है, ये वाली जो इस दोनों परावर्तक पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा होती है वो क्या कहलाती है, दर्पण का द्वारक। यानी जिनमें से प्रकाश प्रवेश करता है वो क्या कहलाते हैं, दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो देखिए इसको समझते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी सॉरी, यहाँ पर दर्पण का ध्रुव है तो ध्रुव की बात करते हैं। मैंने जो बताया था वो परावर्तक, वो क्या था, परावर्तक तल था। यहाँ ध्रुवण की बात कर रहे हैं। तो ध्रुवण क्या होता है, ये जो बिंदु होता है, ये जो देखिए यहाँ पर ये बेटा, ये जो बिंदु दिख रहा है, ये वाला बिंदु है, देखो यहाँ पर ये बिंदु, ये जो बने हुए हैं, ये दोनों बिंदु क्या कहलाते हैं बेटा, दर्पण के ध्रुव कहलाते हैं, और ये मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। और जितनी भी दूरियां हैं, सारी दूरियां इन पोलों से ही मापी जाती हैं, इन पी पॉइंटों से ही मापी जाती हैं, इसीलिए पोल का भी महत्व है। तो हम ये क्या कह सकते हैं, परावर्तक पृष्ठ, जो परावर्तक पृष्ठ है ये वाला, इसका जो मध्य बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, इसका ध्रुव कहलाता है। आगे वक्रता केंद्र, देखिए गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का बेलन होता है उसकी जो त्रिज्या होती है वो क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसकी ये है और इसकी ये सी तक है। समझ में आ रहा है। आगे मैं बात करूं यहाँ पर वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जैसे परावर्तक पृष्ठ का मतलब है जिससे प्रकाश टकरा करके वापस लौट, मतलब टकरा करके जो इमेज बनती है वो क्या कहलाता है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। इसका ये है, ठीक है। इसी तरीके से अविलंब की बात करते हैं हम।
अविलंब का मतलब है जैसे हम कोई भी इमेज बन रही है तो वहाँ पर एक सीधी सी लाइन खींचते हैं, जैसे प्रकाश के परावर्तन में हमने बताया था, तो वो पृष्ठ की लाइन क्या कहलाती है? अविलंब कहलाता है। उसी तरीके से आगे हम बात करें तो मुख्य अक्ष क्या होती है कि जैसे ये वाली जो लाइन होती है वो इसकी मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी ये कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। आगे इसी तरीके से इसमें और भी डेफिनेशन है, जैसे दर्पण का द्वारक, जो मैं पहले बता रहा था ये, तो इसकी जगह ये था, तो ये द्वारक, ये जो लाइन खींची हुई है वो दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास, जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसके व्यास को हम, यानी परावर्तक पृष्ठ तो ये है, तो इसका जो व्यास है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? दर्पण का द्वारक कहते हैं। उसके बाद आगे हम बात करें मुख्य फोकस, तो जहाँ से देखो इसका जो है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस ये होता है, दिख रहा है आपको? ये वाला मुख्य फोकस है, ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, ये किरणें आके मिल रही हैं, सॉरी देखो अभी समझाता हूँ। जैसे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, और इसमें ये वाला पॉइंट है, ये क्या कहलाते हैं? दर्पण के मुख्य फोकस कहलाते हैं। यानी जैसे समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आके मिलती हैं या वास्तव में मिलती नहीं है, मिलती हुई दिखाई देती है दूसरे के लिए, तो वो क्या कहलाता है? प्रथम फोकस कहलाता है। उसके बाद इसका द्वितीय फोकस भी होता है, तो द्वितीय फोकस के लिए अगर हम बात करें तो द्वितीय फोकस ये वाला पॉइंट होता है। तो हमेशा हम जैसे दर्पण है या इसमें हम क्या करते हैं? प्रथम फोकस की बात करते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। तो प्रथम फोकस धनात्मक होता है, अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है। यानी इसीलिए सारी वस्तुओं के जो प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण से ऋणात्मक बनते हैं और उत्तल दर्पण से हमेशा धनात्मक बनते हैं। समझ में आ रहा है? वो इमेज किया जाता है। उसके बाद आगे हम बात करें यहाँ पर कि जैसे हमने बात की थी फोकस तल, तो फोकस तल क्या होता है कि जिस तल में से ये जो फोकस बिंदु होता है उस पर एक सीधी रेखा खींच दीजिए, ये वाली, तो ये क्या कहलाती है? फोकस तल कहलाती है। तो फोकस तल जब हो जाता है उसके बाद बेटा यहाँ पर हम क्या बनाते हैं? इमेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इमेज या प्रतिबिंब बनाते हैं। तो प्रतिबिंब बनने के लिए कुछ नियम होते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें 3 नियम हैं, वैसे तो और एक आध और भी बढ़ा सकते हैं, इसी के हिसाब से 3 नियम समझते हैं। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, ये 3 नियम हैं। तो हम पहले नियम की बात करते हैं। 3 नियम है, तो 3 नियम में से अगर कोई 2 नियम अप्लाई हो जाते हैं तो वहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता है, इमेज फॉर्म्ड हो जाती है। तो सबसे पहला है क्या कि जो मुख्य अक्ष होती है उसके समांतर आने वाली, पहले नियम में क्या बताया गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर टकरा करके और इसके जो होता है वक्रता केंद्र से होकर टकरा करके आगे चली जाती है। इसमें ऐसे करके ऐसे चली जाती है, इसे डॉट डॉट मान लेते हैं यहाँ तक। तो समझ में आ रहा है? यानी हम यहाँ पर क्या लिखा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण और दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके, ये है ऐसे करके और टकरा करके ऐसे आ गई। इसी तरीके से यहाँ पर ये है और ये टकरा करके ये जा रही है, लेकिन इसे डॉट डॉट मान लेते हैं, इसीलिए ये धनात्मक होता है। तो एक तो ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके फोकस से होकर के जाएगी। दूसरा नियम क्या है बेटा? द्वितीय नियम मैं आपको बता दूं कि जो वस्तु से आने वाली किरण फोकस से होकर के जाएगी और फोकस से होकर के आने वाली किरण क्या है? टकरा करके परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आई ऐसे करके और ऐसे हो गई, इसमें ऐसे आई ऐसे हो गई। तो ये द्वितीय नियम है। और तीसरा नियम क्या है? तृतीय नियम। तृतीय नियम में क्या होता है कि जो तीसरी वस्तु से आने वाली जो किरण होती है, यानी जो वस्तु से आने वाली किरण है वो इसके वक्रता केंद्र से होकर के जाके टकराती है और टकरा के फिर उसी दिशा में वापस लौट जाती है। जैसे ये आई और यहाँ से टकरा कर ये लौट गई। अब ये इन तीनों किरणों में से कहीं पर भी 2 किरणें अगर आके मिल जाएंगी तो उससे क्या बन जाएगा? उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखिए इसमें गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना, तो यहाँ पर देखिए गोलीय दर्पणों के प्रतिबिंब बनाने के नियम थे, उस नियम को हमने यहाँ पर पढ़ लिया। ठीक है, देखो यहाँ पर ये हेडिंग पड़ी हुई है, इसको हमने यहाँ से पढ़ा है, फिर हमने यहाँ ये नियम पढ़े हैं ये वाले, फिर उसके बाद यहाँ क्या है, अगली हेडिंग क्या है हमारी?
गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना, यानी गोलीय दर्पण क्या है, उनसे प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो सबसे पहले है यहाँ पर हमारे दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो पहले हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना देखेंगे, फिर उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। तो इस वीडियो में आज यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में आगे बात करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं, इन तीनों नियम को आप राइट डाउन कर लेना और इनको पढ़ लेना। कौन कौन से 3 नियम थे मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। पहला नियम ये है, आप पुश करके इसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा नियम यहाँ पर ये है, इसको आप पुश करके पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तीसरा नियम हमारा ये है, इन तीनों नियमों में से कोई भी 1-2 नियम अप्लाई हो जाएंगे तो वहाँ पर इमेज बन जाएगी। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वॉचिंग।